पूर्व का जगत था, महाभारत काल के पश्चात पूर्व के जगत में इन मंत्रों को केवल मंत्र समझ करके, एक विचार समझ करके अपने तक सीमित रखा। लेकिन पश्चिम के लोगों ने इन मंत्रों की तह तक जाने का प्रयास किया। हमने कहा कि प्रजा की उत्पत्ति घरों के अंदर हो, उस प्रजा को, संतान को इंद्र बनाओ, ऐसा अर्थ समाज में प्रचलित किया गया। पर आप जानते हो वेद के अंदर इंद्र का क्या अर्थ किया? आप समाज में देखते होंगे जिसमें पूरी दुनिया को सुखातीत वृद्धि जिनके जीवन में कर दी है, मनुष्य सबसे ज्यादा सुखी जिस वस्तु से हुआ है उसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी, उसका नाम है विद्युत। विद्युत से व्यक्ति अब बड़ा भारी सुखातीत, उसके जीवन में सुख की वृद्धि हो गई विद्युत के आ जाने से। और वेद में एक मंत्र नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, सैकड़ों मंत्र तो ऋग्वेद के अंदर ऐसे आए हैं जिनमें इंद्र शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसमें परमात्मा कहता है कि इंद्र अर्थात ऐश्वर्यशाली, अर्थात इलेक्ट्रिसिटी, अर्थात विद्युत, और इस विद्युत के गुण धर्मों को जान करके मनुष्य अपने जीवन में सुख को प्राप्त करे। ये वेद में लिखा। और आप विचार करके देखो, क्या हमने उस वेद की व्यवस्था को, उस अध्यात्म की व्यवस्था को, उस यज्ञीय व्यवस्था पर आगे बढ़ने का प्रयास किया? पूर्व ने इसको नकारा और पश्चिम ने इसको ग्रहण किया। एक व्यक्ति का जिक्र कर रहा हूं, 10 मिनट मेरे पास में, आप ध्यान से सुनना उस व्यक्ति के बारे में। कैसे, किस तरीके से कहते हैं कि जब जब जैसा जैसा वातावरण, आत्मा जैसा जैसा कर्म करता जाएगा, जिसके हिसाब से उसकी कर्म प्रवृत्ति होगी, कर्माशय जैसा उसका प्रबल होता जाता है, कहते हैं ऐसे ही उसके कर्म के आधार पर जाति, आयु, भोग मिलता है। जहां जहां विज्ञान ज्यादा प्रबल होता है वहां उसी प्रकार की आत्माएं जन्म लेती है। जहां पाखंड और अंधविश्वास ज्यादा होता है उसी प्रकार की आत्माएं उसी वातावरण में आती है। क्योंकि शास्त्र कह रहे हैं कि सती मूले तद विपाको जाति आयु भोग, अर्थात जैसे कर्म करोगे वैसे कर्मों के आधार पर ही आपको जाति मिलेगी, आयु मिलेगी और भोग्य पदार्थ मिलेंगे। तो मैं एक नया चिंतन सोच रहा था, मैं बैठा हुआ, मैं सोचता था सारे वैज्ञानिक, जितने वर्तमान समय के वैज्ञानिक हैं आज आधुनिक जगत के, ये सारे यूरोप में पैदा क्यों हैं? भारत में वैज्ञानिक क्यों नहीं बन रहे हैं? जो दुनिया को एक नई चीज खोज करके दे सके, ऐसे भारत में पैदा क्यों नहीं हो रहे? महाभारत काल के पूर्व बहुत वैज्ञानिक थे भारत में, ऐसे ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने दुनिया को सबसे पहले सब कुछ देने का प्रयास किया। लेकिन महाभारत काल के पश्चात यहां वैज्ञानिक क्यों नहीं बन रहे हैं? हमारे देश के लोग दुनिया को नई रिसर्च करके, नया इन्वेंट करके क्यों नहीं दे पा रहे हैं? उसका कारण यही है कि यहां पाखंड, यहां अंधविश्वास, यहां अविद्या बहुत ज्यादा है और इसी प्रकार की आत्मा यहां जन्म ले रही। और दूसरे लोग वो हर चीज को चिंतन करते हैं, उस पर खोज करते हैं, रिसर्च करते हैं, इन्वेंट करते हैं, उसको जानते हैं और जान करके फिर वो लोग मानते, हां विकृति उन लोगों के अंदर भी है, विकृति वहां भी है। लेकिन जिस चीज को वेद कह रहा है, जिस चीज को महर्षि दयानंद चाहते थे, स्वामी दयानंद चाहते थे कि ये देश अर्थव्यवस्था में भी मजबूत बने, किसी के सहारे पर न रहे, इसलिए स्वामी जी ने कहा कि वेद सुखों की वृद्धि की बात करता है। आपको चिंतन अपना प्रगाढ़ करना पड़ेगा, आपने जल के गुणधर्म को जानना पड़ेगा, विद्युत के गुणधर्म को जानना पड़ेगा, आपने वायु के गुणधर्म को जानना पड़ेगा। इन सब चीजों के जितने जितने गुणधर्म जानते जाओगे, प्रयोग करते जाओगे, सुखी होते जाओगे। और मैंने एक व्यक्ति को पढ़ा, 1856 में एक देश है क्रोएशिया, उसमें एक बालक ने जन्म लिया। और ये क्रोएशिया देश जो है बहुत सुंदर देश है, लेकिन यूरोप का ये बहुत ही गरीब देश था उस समय, 1856 की मैं बात कर रहा हूं। और उसमें एक बच्चा पैदा हुआ, बच्चे की पढ़ाई लिखाई हुई और उसका जो परिवार था वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन था, क्रिश्चियन तो था, लेकिन इस बच्चे की जो मान्यता थी वो बाइबल में बिल्कुल नहीं थी, इसकी रुचि नहीं थी। ये बच्चा बड़ा होता चला गया, धीरे धीरे जैसे ये आगे बढ़ा तो 10वीं क्लास की परीक्षा इसने उत्तीर्ण कर ली। और आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, जब जब आकाश में बिजली कड़कती थी ये बच्चा उस बिजली को देखता था, इसका ध्यान उस बिजली की तरफ जाता। घंटों घंटों ये पार्कों में बैठ करके बिजली की तरफ देखता रहता।
अब माँ बाप सोचने लगे कि ना बोलता है ना ज्यादा बातचीत करता है, घंटों घंटों आकाश की तरफ देखता रहता है, कहीं हमारा बच्चे का स्वास्थ्य तो ठीक है। लेकिन देखा कि बच्चा बुद्धिमान भी बहुत है। अध्यापकों से मिले तो पता चला कि अपनी कक्षा में सबसे प्रतिभाशाली बालक है। और बच्चे ध्यान से सुनेंगे इसका बता। अगर इस बच्चे की 10वीं कक्षा पास हुई, यूरोप की एक खास बात रही है कि हमारे यहां जो ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन में जाकर के सिलेबस जितना पढ़ाया जाता है, वह 10वीं कक्षा में ही बच्चों को उतना पढ़ा दिया जाता है। यहां जिस तरीके का पाठ्यक्रम बनाया जाता है कि वर्षों वर्षों तक बच्चा उसको ढोता रहता है, ऐसा पाठ्यक्रम देश के अंदर बनाया जाता है। लेकिन यूरोप में सदी हुई सटीक और कौशलपूर्ण जितनी भी शिक्षा है वो सब दी जाती है। 10वीं तक बच्चे को पूर्ण पारंगत कर देते हैं। 10वीं कक्षा के बच्चा इसकी प्रतिभा को देख करके इसको अब रुचि पूछी क्या करना है, तो बच्चे की रुचि को जाना कि वो इंजीनियर बनना चाहता है, तो उसको पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन करा दिया। और आप देखना जरा, इस बच्चे का जब पॉलिटेक्निक में एडमिशन हुआ तो पॉलिटेक्निक का जो डिप्लोमा होता है 3 वर्ष का है। अब 1 वर्ष बीता, ये बच्चा बहुत प्रतिभाशाली था, सारे गुरुजनों ने उसकी प्रशंसा की और उस कॉलेज के मैनेजमेंट ने उसकी योग्यता को, प्रतिभा को देख करके, उसकी बुद्धिमानी को देख करके कहा कि ये बच्चा तो बहुत गरीब परिवार का है, तो इसको क्या किया जाए, स्कॉलरशिप दी जाए। और बच्चे को स्कॉलरशिप दी गई। उस स्कॉलरशिप के आधार पर बच्चे ने फर्स्ट ईयर पास किया, सेकंड ईयर पास किया। लेकिन बच्चों जब वो थर्ड ईयर में आया तो उसको ऐसा संगतिकरण मिला, उसको दुर्गुण और दुर्व्यसना से भरे हुए कुछ बच्चे मिल गए और उनके पास बैठने से वो बच्चे ने एक ऐसा दुर्गुण उस बच्चे में लग गया, जिस दुर्व्यसन के कारण उस बच्चे का पूरा जीवन बिगड़ गया। और वो दुर्व्यसन था जुआ खेलना। जो बच्चा अभी तक प्रतिभाशाली था वो अब उसने जुआ खेलना आरंभ किया और जुआ खेलने में उसने समय व्यतीत किया। जो उसको स्कॉलरशिप मिलती थी उसको, और जो माता पिता उसको फीस देते थे उसको, दोनों को सबको जुए में हार जाता। और हुआ ये कि उसकी लत इतनी ज्यादा बढ़ गई कि जो बच्चा कभी कक्षा का सबसे प्रतिभाशाली बच्चा होता था, आज वो कक्षा का सबसे फिसड्डी बच्चा बन गया। उसको विद्यालय से निकाल दिया गया। अब वो जब विद्यालय से निकला और घर पर आया, घर पर आकर के चूंकि उस पर हुए खर्च पर पहले ही परिवार कर्ज में डूब चुका था और इतना कर्ज में डूबा कि एक समय ऐसा आया 1879 में उसके पिता की मृत्यु हो गई। भारी कर्ज में डूबा हुआ पिता दुनिया से चला गया। अब उसके कंधों पर परिवार का भार आया और परिवार के रिश्तेदारों ने, कुछ लोगों ने मिलकर के, एक राष्ट्र, एक हंगरी है देश जिसका नाम है हंगरी, हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। और बुडापेस्ट में उन परिवार के लोगों ने इस बच्चे की नौकरी, इस नौजवान की नौकरी लगवा दी एक टेलीफोन एक्सचेंज में। वहां ड्राफ्ट्समैन की नौकरी करने लगा, पर नौकरी में इसका मन नहीं लगा। मैं आपसे बताना चाहता हूं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा इस घटना को, लोगों को बताना। बुडापेस्ट में इस बच्चे ने, हंगरी में बुडापेस्ट में जब इसकी की नौकरी लग गई तो इसने नौकरी कहां करनी थी, नौकरी करते करते बचे हुए समय में इसने एक्सपेरिमेंट करना आरंभ किया। और सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो इसने किया वो इसने बनाया एम्पलीफायर। एम्पलीफायर समझते, ये जो मैं बोल रहा हूं ना, बोल रहा हूं, इसको छोटी ध्वनि को बड़ी ध्वनि में परिवर्तित करने वाला यंत्र सबसे पहले इस नौजवान ने तैयार किया। आप जानते इस नौजवान का नाम? इस नौजवान का नाम था निकोला टेस्ला। फिजिक्स में पढ़ते होंगे। निकोला टेस्ला नाम का वैज्ञानिक, इसने एम्पलीफायर बनाया। और इसकी इस बुद्धिमानी को देख करके उस समय के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। कौन वैज्ञानिक? जिसने सबसे पहले, कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के प्रयोग के द्वारा, विद्युत के प्रयोग के द्वारा प्रकाश दुनिया को दिया, आधुनिक दुनिया को प्रकाश देने का काम किया। सबसे पहले बल्ब बनाया किसने? थॉमस अल्वा एडिसन ने। एडिसन ने इसकी प्रतिभा का पता चला, उसने कहा कि इतना प्रतिभाशाली हमारे यूरोप में, इतना प्रतिभाशाली बच्चा, उसने फ्रांस में इसकी नौकरी लगवाई और फ्रांस की एक कंपनी में इसकी नौकरी लगवाई। और इसने देखा कि बड़ा प्रतिभा से काम कर रहा है, वहां भी ज्यादा दिन टिकने नहीं दिया। मेरे पास समय नहीं है, मैं आपको ज्यादा नहीं बता रहा, लेकिन मैं निवेदन कर रहा हूं आपके बीच में। इस नौजवान को वहां से न्यूयॉर्क बुलाया और न्यूयॉर्क में एडिसन की एक बहुत बड़ी लैब है, R&D लैब के नाम से, उसमें वो एक्सपेरिमेंट करते थे।
और आप जानते हो कि ये वैज्ञानिक वेद के आधार पर, वेद के सूत्रों के आधार को उनको समझ करके ये किस तरीके से प्रयोग में लगा हुआ है। अपनी लैब में उस समय ये डीसी मोटर बना रहे थे। डीसी मोटर मैंने डायरेक्ट करंट वाली मोटर, बड़ी बड़ी मोटरें होती थी पहले, और डीसी मोटर के माध्यम से, डायरेक्ट करंट मोटर के माध्यम से ही सारे कार्य होते थे। अब उसकी समस्या यह थी कि डीसी मोटर में बिजली बहुत ज्यादा लगती थी और वो भारी भरकम होती थी। अब इसने हंसते हुए टेस्ला को एक बात कह दी और उसने कहा कि सुनो टेस्ला, मैंने सुना है तुम बहुत बुद्धिमान हो, तुम जरा मेरा यदि एक छोटा सा काम मुझे करके दिखा दो, इस डीसी मोटर की कमियां मुझे निकाल के दिखा दो, तो मैं तुम्हें $50,000 दूंगा। अब उस समय में $50,000 कोई सामान्य रकम नहीं थी। अब टेस्ला ने चुनौती को स्वीकार किया, उसने कहा ठीक है, मैं चुनौती आपकी स्वीकार करता हूं, और कहते हैं कि ज्यादा समय लगा, मात्र 2 दिन में आप जिम नहीं पड़ेंगे, आप दंग रह जाएंगे, हतप्रभ रह जाएंगे, कितनी बुद्धि कौशल रहा होगा। मात्र 2 दिन में डीसी मोटर की कमियां भी दूर की और एक नया नमूना टेस्ला ने एडिशन के सामने ला करके रखा, तो दंग रह गए टेस्ला। और अंतिम चरण सुनिएगा, वेद कैसे बुद्धि को, के चातुर्य को बढ़ाता है, कैसी व्यवस्थाओं को बढ़ाता है। टेस्ला ने नई डीसी मोटर की कमियों को निकाल करके जब सामने रखा तो एडिशन दंग रह गए और कहने लगे वाह, ये शब्द निकला तो टेस्ला कहने लगे वाह नहीं, आपने वादा किया था $50,000 देने का, वो दीजिए। जब ये कहा तो एडिशन कहता है कि अरे तो हमारे अमेरिकन मजाकिया स्वभाव के होते हैं, तो हमारे स्वभाव को नहीं जानते, मैंने तो मजाक में तुमसे कहा था, $50,000 की बात मैंने मजाक में बोली थी। बस ये बात टेस्ला के दिल में लगी और उन्होंने तुरंत रिजाइन कर दिया, तुरंत छोड़ दिया एडिशन। और आप विचार करके देखेंगे, उस व्यक्ति ने आगे चल करके उसी न्यूयॉर्क में एक कर्ज पर एक लैब खोली और वहां से उसकी यात्रा आरंभ होती है। और आप विचार करके देखिए, वो जो गरीबी में, अभाव में, समस्या में आत्मा पैदा हुई थी, वहां पर उसने अपने बुद्धि बल के आधार पर, अपनी जानने की शक्ति के आधार पर, अपने वेद विज्ञान के आधार पर, अपने तर्क के आधार, पूर्व जन्मों के संस्कारों के आधार पर उस व्यक्ति ने लैब खड़ी करी। और उसने चूंकि डीसी मोटर की कमियों को जान लिया था, सबसे पहली एसी मोटर किसने बनाई, उसका नाम क्या है बोलो? टेस्ला है। एसी मोटर बनाई मैंने, अल्टरनेटिव करंट वाली मोटर। वो छोटी मोटर होती है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कम लगती है, विद्युत कम लगती है। वो जो आपका इलेक्ट्रिसिटी होती है, करंट होता है, वो किसी भी पथ पर घूम सकता है। कितनी बड़ी क्रांति यूरोप में आ गई, छोटी छोटी मोटर बनने लगी, घरों घरों तक वो चीज पहुंचने लगी, लोगों के सुखों में आशातीत वृद्धि हो गई। जब टेस्ला का नाम दुनिया में बढ़ने लगा तो कहते हैं जब नाम बढ़ता है तो दूसरे लोगों को ईर्ष्या होने लगती। ईर्ष्या से, याद रखिए, वैज्ञानिक तक ईर्ष्या से नहीं बच पाए। इतना बड़ा वैज्ञानिक जिसका नाम दुनिया में, अमेरिका में इस समय बड़े उद्योगपतियों में एडिसन का नाम लिया जाता था, लेकिन एडिसन को बड़ी ईर्ष्या होने लगी, जलन होने लगी टेस्ला से। और उन्होंने जिस शत्रुता को उस समय किया वो मरते दम तक निभाया। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, टेस्ला यहां रुके नहीं। टेस्ला कोयल बनाई, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफार्मर बनाया, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफार्मर बना करके घर घर तक विद्युत को पहुंचाया। जो आज आप देखते हैं सारे जितने भी पहाड़ों से पानी गिर रहा है, पानी के नीचे उन्होंने ऐसे यंत्र खड़े किए जिनके घूमने से बिजली बनने लगी। और उस पहाड़ी जो हमारी विद्युत परियोजनाएं है, वहां से अमेरिका के घर घर तक बिजली को लेकर के गए। उन्होंने जल की शक्ति को समझा, उन्होंने वायु की शक्ति को समझा, उस शक्ति को परखा, उसकी ताकत को जाना और उसको एक्सपेरिमेंट करके विद्युत बनाया और आगे बढ़ते चले गए। और सुनिए जरा, अंतिम बात मैं आपसे कह दूं कि 10वीं पास टेस्ला, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, यहां तक कि आइंस्टीन और मैक्स प्लांक जैसे भौतिक वैज्ञानिक उनको पत्र लिख करके शुभकामनाएं उनको प्रेषित करते थे। हजारों हजारों लोगों की भीड़ में, बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिकों की भीड़ में ये अपने आविष्कारों का प्रदर्शन करते थे। और केवल इतना नहीं, देखिए टेस्ला का क्या मानना था। उन्होंने रेडियो के बारे में कहा कि ये जो रेडियो में ट्रांसमिशन होता है आवाज का,
ये जो संदेश रेडियो में आते हैं, ये संदेश वायरलेस होते हैं। इसी प्रकार से उन्होंने कहा कि बिजली का ट्रांसमिशन भी वायरलेस हो सकता है। माने बिजली की वायरलेस, तार और खंभों की जरूरत नहीं है। मैं बिना तार और खंभों के बिजली का ट्रांसमिशन एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का कार्य कर सकता हूं। क्या जबरदस्त तर्क उस व्यक्ति के रहे होंगे, किस तरीके की बुद्धि रही होगी, आप विचार करके देखो। और एक चीज तो मैं पढ़ करके हैरान हो गया, टेली वेपन, एक इस प्रकार का टेली वेपन बनाया था टेस्ला ने। उसमें क्या होता था, टेली इलेक्ट्रोनिक वेपन था। वो क्या करता था, उसकी जो विद्युत चुंबकीय शक्ति होती है, वो भिन्न भिन्न प्रकार के जो अस्त्र शस्त्र हैं उनको अपने पास में बुला करके भस्म कर देता था। और जब मैं इस चीज को पढ़ने लगा तो महाभारत के द्रोण पर्व को, महाभारत के भीष्म पर्व में जो हथियार वर्णित किए गए हैं उनका वर्णन मेरे सामने आ गया। किस प्रकार का टेली वेपन जो आज बात टेस्ला आधुनिक युग में कर रहे हैं, उसमें महाभारत में वेपन का जिक्र किया गया है कि बहुत सारे महारथियों के वेपन को नष्ट करने की शक्ति उस वेपन के अंदर होती थी, जिसको सुदर्शन चक्र कहा गया। इस तरीके के वेपन बनाए। तो ये बुद्धि, ये तकनीकी, ये सब ज्ञान विज्ञान, ये जो वेद की व्यवस्था थी, इससे भारतवर्ष अछूता रह गया। ऋषिवर दयानंद यही चाहते थे कि इन यज्ञों से हम जो मंत्र पढ़ रहे हैं उन मंत्रों के अर्थों को जानकर प्रयोग करें, हमारा भारतवर्ष विकसित हो जाए। ये व्यवस्था चाहते थे। व्यवस्था ये नहीं चाहते थे कि रक्षाबंधन का त्योहार किस तरीके से पूर्व में मनाया जाता था, ऋषि लोग कैसे मनाते आ रहे हैं, और हम खाली हाथ में एक दिन रक्षा बांध करके तीसरी कर देते, एक दिन हाथ में कड़ावा बांध करके रक्षाबंधन मनाते हैं, और अगले दिन उन्हीं बहनों का जिनका हमने रक्षा करने का व्रत लिया, आज आप विचार करके देखो क्या दुरावस्था समाज में बहनों की हो रही है। क्या बहन सुरक्षित है? एक बेटी को घर से कोई व्यक्ति अकेले निकाल सकता है? पता नहीं किस चौराहे पर रावण खड़े होंगे जो हरण कर ले जाएंगे, किस चौराहे पर वो भाई खड़े होंगे जो रक्षाबंधन का जिक्र करते हैं। अरे मैं आपसे कहना चाहता हूं, उस देश के अंदर रक्षाबंधन जिस तरीके से मनता था, जो वैदिक व्यवस्था हमारी चली आ रही थी, यदि उस पर आओगे, यदि वेद का प्रचार प्रसार होगा, यदि ठोस सिद्धांतों का प्रचार प्रसार होगा, यदि अध्यात्म और विज्ञान का समावेश करते हुए प्रचार प्रसार होगा, तब बुद्धि हमारी शार्प बनेगी, हमारी बुद्धि का विकास होगा, समाज बेहतर बनेगा। मैं कितना आप लोगों को बताऊं, 2 घंटे भी मैं कहता चला जाऊं तो यह व्यवस्था खत्म नहीं होती है। आप प्रयास करें, छोटे छोटे प्रयोग करें। रक्षा बहनों की पूरे वर्ष होनी चाहिए। हम संकल्प ले, जैसी हमारी बहन है वैसी बोलो दूसरे की बहन है। अपनी पत्नी को छोड़ करके समाज में जितनी भी स्त्रियां हैं सबको मां, बहन, बेटी के बराबर दर्जा ये समाज दिया करता था। ये वेद की व्यवस्थाएं हुआ करती थी। मां, बहन, बेटी का दर्जा उनको देकर के उनकी इज्जत की जाती थी। स्त्री को सर की पगड़ी कह करके हमारे यहां संबोधित किया जाता था, जब तक सच्चे अर्थों में रक्षाबंधन मनाया गया। और जब तक हाथ में कलावा बांधने तक की तीसरी की गई, एक दिन का पर्व मनाते हैं, उसके बाद राष्ट्र में बेटियां सुरक्षित नहीं हो पाती है। छोटी छोटी बेटियों के साथ पिशाच किस्म के लोग वह विचार कर रहे हैं। तो इस व्यवस्था को धीरे धीरे दूर करने का प्रयास करें, समाज को बेहतर बनाएं, और इस श्रावणी के पर्व पर संकल्प लें कि यज्ञों की परिपाटियां बढ़ाएंगे, वेद को पढ़ेंगे, विज्ञान को पढ़ेंगे, आपस में सबको जोड़ेंगे और जोड़ करके समाज में बढ़िया व्यवस्था स्थापित करेंगे। पाखंड, अविद्या, अंधविश्वास से समाज दूर रहे, इसी विश्वास के साथ वाणी को विराम देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इसी होगा।